काश बिग बैंग इतनी आसानी से हुआ होता तो टाइमलाइंस को समझने में इतनी कठिनाई नहीं आती। और अगर हम बात कर रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए हम एक बार में एक ही यूनिवर्स की टाइमलाइंस को समझेंगे, उसके बाद रहेगा शेष टाइमलाइन को किसी दूसरी वीडियो में कवर करते रहेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि इन टाइमलाइंस के ऊपर जो चीज है वो है ही हू रिमेन्स और TVA। और फिर इसके बाद सेकंड टाइमलाइन बनी। ही हू रिमेन्स इन सभी टाइमलाइन से पहले मौजूद था, जो अपने आप को इससे पहले का मल्टीवर्स का बता रहा था और जिसने अपना मल्टीवर्सल वॉर खत्म करके इस सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया। अब इन सेक्रेट टाइमलाइंस में कई सारी टाइमलाइंस हैं और हर एक टाइमलाइन अपने यूनिवर्स की क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने यूनिवर्स की हिस्ट्री, एवोल्यूशन और बिग बैंग से लेकर अब तक जो भी कुछ हो रहा है उन सब, मतलब टाइमलाइंस बिग बैंग से लेकर अब तक जितना कुछ हुआ है उन सब को दर्शाती हैं। फिलहाल जब MCU में बिग बैंग होता है तब उसके साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं जो इस टाइमलाइन के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। और अगर ये स्टोन अपने यूनिवर्स से गायब हो जाते हैं तब एक तरह से ब्रांच टाइमलाइन बनती है, जिसकी वजह से एक और यूनिवर्स क्रिएट होता है और उसकी भी टाइमलाइन बनती है। और जिस पॉइंट से ये ब्रांच टाइमलाइन से बना ये नया यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का पास्ट वही होता है जिससे वो ब्रांच टाइमलाइन निकली है। ये लॉजिकल समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो और तुरंत एक ब्रांच टाइमलाइन बन रही है जिसके कारण एक और यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, जैसे लोकी टेसरेट लेके भागा था और उसकी वजह से ब्रांच टाइमलाइन बन रही थी। और दूसरी तरफ हमने ब्रांच टाइमलाइन में विक्टर टाइमली को देखा जो एक समय तक सेक्रेट टाइमलाइन में था। तो ये सब कैसे हो रहा है, इसका मैं एक लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप ये समझ लो कि ब्रांच टाइमलाइन से बने यूनिवर्स वो थोड़े अलग होते हैं, मतलब वो अपने मेन ही यूनिवर्स के पॉसिबिलिटीज से बने होंगे। इसके अलावा जो मल्टीवर्स में यूनिवर्स हैं वो काफी अलग अलग होते हैं। जैसा आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज जिस तरह से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे थे, तब वो अलग अलग यूनिवर्स से होके गुजरते हैं। तो ये वास्तव में हर एक यूनिवर्स अलग है। और जितने भी यूनिवर्स हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखे हैं, तो अगर इन यूनिवर्स में भी कुछ ऐसे नेक्सस पॉइंट होते हैं जहाँ से ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो जाए, तो ये भी अपने मेन टाइमलाइन के ही आउटकम को देंगी। मतलब जैसा एक पेंट वाला यूनिवर्स था, अगर उससे कोई भी ब्रांच टाइमलाइन बनती है, तब ये जाहिर है कि अगर इस यूनिवर्स से एक ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो ऑफकोर्स वो पेंट ही यूनिवर्स होगी। और जो आपने लोकी सीरीज में लिविंग ट्राइब्यूनल का इतना बड़ा जो स्टैचू देखा था, तो मुझे लगता है कि इस लिविंग ट्राइब्यूनल के स्टैचू को वहाँ से प्रोन किया गया होगा, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में देखा था। फिलहाल ही हू रिमेन्स ने जितनी भी टाइमलाइंस बनाई थी उन सब पर उनकी नजर थी, लेकिन लोकी के कमान संभालने के बाद चीजें पूरे ढंग से बदल गई हैं। टाइमलाइंस बहुत बढ़ गई हैं, अनगिनत यूनिवर्स और उनकी अर्थ भी क्रिएट हो रही है। और इन्हीं सभी अर्थ को तोड़कर डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में। लेकिन उससे पहले जितना भी कुछ 616 की टाइमलाइन में हुआ है हम उसको रिकॉल करेंगे। इसलिए अब हम आगे जिस टाइमलाइंस की बात करने वाले हैं वो सिर्फ 616 पर ही बेस है। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। मैं तो अवेंजर्स और इस क्रिएशन से भी पहले सेलेस्टियल यहाँ मौजूद थे। इनके साथ और भी बीइंग थे जो इसी अंधकार में कोने में पड़े हुए थे, जैसे ही हू रिमेन्स कैंग के कुछ वेरिएंट्स जो पिछले मल्टीवर्सल वॉर से बच के आए हैं। वहीं हम नल को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो नल भी है। साथ ही जो फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस को दिखाया जाएगा, उसकी भी कहानी इसके पिछले मल्टीवर्स का ही हिस्सा है। फिलहाल इन सेलेस्टियल में से एक प्राइम सेलेस्टियल था जिसका नाम था एरिशम। उसी ने ही पहले सूरज को जन्माया और यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू हो गया। और जब ये यूनिवर्स बिग बैंग के साथ फटकर एक्सपेंड होना शुरू हुआ, तब यहीं पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का भी जन्म हुआ। हर स्टोन अपने आप में इन्फिनाइट पावर रखती है जो यूनिवर्स के लाइफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये सब क्रिएट हुआ था आज से करोड़ों साल पहले। एरिशम ने जब ये यूनिवर्स बनाया था तब उसने इमरजेंस भी प्लान कर दिया था। यहाँ इमरजेंस का काम यही था कि एक समय बाद ये जो सेलेस्टियल सीड है वो अपने प्लेनेट को फोड़कर बाहर आ जाते और यही जो बीच से निकला हुआ सेलेस्टियल है वो फिर से एक नया सूरज और गैलेक्सी को बनाता। लेकिन यहाँ जो इस प्लेनेट पर छिपा हुआ ये सीड्स है, उसको ग्रो होने के लिए एक तरह की ऊर्जा की जरूरत होती है जो मिलती है एक तरह की इंटेलिजेंट लाइफ से। और इन इंटेलिजेंट लाइफ को बचाने के लिए सेलेस्टियल ने बनाए थे डिविएंट्स, जो आगे जाके करप्ट हो गए और वो इसी लाइफ को ही खाने लगे। ये देखकर एरिशम को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने नए प्रोटेक्टर को बनाया। ये कोई ऑर्गेनिक क्रीचर नहीं थे, बल्कि ये सेलेस्टियल की लैब में बने एक एक्सपेरिमेंट थे जिनको उनका नाम दिया गया इटर्नल्स। इनका बस यही काम था कि सारे डिविएंट्स को मार देना है और जो इंटेलिजेंट लाइफ इस प्लेनेट पर है उसको प्रोटेक्ट करना है। इनमें से कुछ इटर्नल इस सच को जान लेते हैं कि वो जिस लाइफ को बचा रहे हैं और एक दिन इस अर्थ से सेलेस्टियल निकलेगा और वो इस अर्थ की लाइफ को मिटा देगा। और ये चीज वास्तव में कई बार हो चुकी है। इसको एक तरीके से एरिशम का लूप समझ सकते हो, मतलब लाइफ क्रिएट करना और उसको मिटा देना, ये ऐसा ही चलता रहता है। और इन इटर्नल्स को केवल ऐसा ही यूज किया जाता है कि इनका एक मिशन होने के बाद इनकी यादों को मिटा दिया जाता है और नई यादों के साथ वो फिर से एक नए प्लेनेट पर आते हैं। फिलहाल के लिए MCU के अंदर टियामुत को इटर्नल्स ने रोक दिया है और यहीं से ये यूनिवर्स खत्म होकर एक और यूनिवर्स की तैयारी होती, लेकिन अब टियामुत को रोक दिया गया है जिसकी वजह से इस अर्थ पर मल्टीवर्सल चीजें सामने आ रही है। फिलहाल जब एरिशम इस यूनिवर्स को क्रिएट
क्रिएट कर रहा था तब एक और सेलेस्टियल अस्तित्व में था। उसका जन्म अस्तित्व के साथ ही हुआ था जो एक प्योर कॉन्शियसनेस थी। इसने धीरे धीरे मैटर को समझना शुरू किया, इसीलिए इसने अपने चारों ओर एक तरह का प्लेनेट को क्रिएट किया और ये कहलाया ईगो द लिविंग प्लेनेट। इसी समय पर ईगो ने अपने अवतारों को इस यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर भेजा ताकि एक सही समय आने पर वो पूरे यूनिवर्स के साथ एक कॉन्शियसनेस में आ जाए। फिर इसके बाद आज से 2,50,00,000 साल पहले एक मेटोराइट इस अर्थ के महाद्वीप अफ्रीका से टकराया और इस मेटोराइट ने यहाँ के ह्यूमन लाइफ को बदलना शुरू किया। जहाँ ये मेटोराइट टकराया वहाँ 5 ट्राइब रहती थी अफ्रीका की, जिन्होंने आपस में मिलकर अपने साम्राज्य को वकांडा नाम दिया। ये ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी जब तक एक शामा योद्धा सामने नहीं आया। यही वो पहला ब्लैक पैंथर था जिसको पैंथर गॉडेस वास्ट ने बताया था कि इस हार्ट शेप प्लैनेट को खाने के बाद तुम्हें अलौकिक पावर मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से पहला ब्लैक पैंथर सामने आया। यहाँ पर 5 में से 4 ट्राइब्स ने ब्लैक पैंथर को किंग अपनाया, लेकिन यहाँ पर एक जो ट्राइब जवारी थी वो पहाड़ों पर चले गए और उन्होंने अपने आराध्य को माना। यहाँ आराध्य कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इधर वाइब्रेनियम की मदद से वकांडा विकसित हो गया और यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि इसे बाकी के देशों से छुप कर रहना पड़ता था। फिर इसके बाद आज से हजारों साल पहले ईगो अपने अवतारों को अलग अलग प्लेनेट पे भेज रहा था ताकि वो अपने आप को एक पर्पस दे सके, और इसीलिए वो अपने सीड्स को अलग अलग प्लेनेट पे जाके बो रहा था। ईगो का ये कदम एक तरह से सारी लाइफ को मिटा देना और अपने आप को विस्तार रूप से सामने लाने का था। फिर इसके बाद आज से 5000 साल पहले इटर्नल्स अर्थ पर आए, या इनको मेसोपोटामिया में एक डिवेंट्स को रोकना था। फिर इसके बाद आज से 2988 साल पहले डार्क एल्प्स अस्तित्व में आए और हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में एल्प्स के बारे में और भी डिटेल्स में बताया गया कि ये एल्प्स यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले मौजूद थे। जैसे नल की कहानी है वैसी सेम इनकी कहानी है। इनका जन्म अस्तित्व के साथ डार्कनेस में ही हुआ है, जब यूनिवर्स में एक भी बूंद लाइट नहीं थी, और जब सन, गैलेक्सीज और कई सारी रियासतें सामने आई तब इनको लगा कि इनका साम्राज्य इनसे छिन रहा है। इसीलिए इन्होंने इन 9 रियासतों के साथ पूरे ब्रह्मांड पे अंधेरा लाने के लिए एक महायुद्ध छेड़ दिया, जहां इन्होंने इस काम को करने के लिए रियलिटी स्टोन की मदद ली, और यही थे जिन्होंने रियलिटी स्टोन्स को ईथर में बदला था। इसके बाद वो समय आ गया जहां ये खगोलीय घटना हुई कि ये सारी रियासतें एक साथ एक लाइन में आ गईं, और इसी चीज का फायदा लेते हुए डार्क एल्प्स सारी रियासतों के साथ यूनिवर्स पर अंधकार फैलाने जा ही रहा होता है। तब यहाँ पर ओडिन के फादर बोर अपनी एसगार्डियन फौज लेकर यहाँ आ जाते हैं, और वो जिस रियलिटी स्टोन का यूज कर रहे थे इस काम के लिए उसको बाइफ्रॉस्ट की मदद से किसी दूसरी दुनिया में छुपा देते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं आज से 2000 साल पहले, जहाँ अर्थ पर एक डायमेंशन है और वहाँ पर एक सुंदर सिटी भी है, और इस सिटी का नाम टालो है। इसी समय पर यहाँ पर कुछ क्रीचर्स ने इन पर हमला करना शुरू किया जो वास्तव में सामने आने वाले हर एक बीइंग की सोल को खा जाते थे। तभी उस समय के इन सभी महान योद्धाओं ने इन सभी क्रीचर्स को इस गेट के अंदर कैद कर लिया, और यहाँ पर ग्रेट प्रोटेक्टर ने भी इनका साथ दिया। गेट को लॉक कर दिया गया और ये क्रिएचर दोबारा सामने ना आए, इसीलिए इस गेट के आगे एक गांव भी बसाया गया। इसके बाद 600 बीसी में एसगार्ड पर किंग बोर के बाद उनके बेटे ओडन का शासक है। इस समय ओडिन एक क्रूर राजा हुआ करता था। यहाँ इनके साथ इनकी बेटी मौत की देवी हेला भी थी, जिन्होंने साथ मिलकर पूरे 9 रियासतों पे कब्जा कर लिया था। और इधर अर्थ पर 575 बीसी में इटर्नल्स ने बेबीलोन को डिविएंट से बचाया था। यहीं पर इटर्नल्स ने फैसला लिया था कि वो भी इन सब के साथ रहेंगे और यहाँ इन सब की रक्षा करेंगे और इन्हें इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ इटर्नल्स को इंसानों से लगाव हो जाता है और एरिशम से विनती करते हैं उनको जीने दिया जाए और किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी शुरू ना किया जाए। एरिशम बताता है कि यहाँ पर सबको बलिदान होना होगा ताकि फिर से एक नया यूनिवर्स और एक नया जीवन बन सके। धीरे धीरे इटर्नल्स को मानवता से प्यार बढ़ता जा रहा था, साथ ही इन इटर्नल्स के बीच में भी अच्छे खासे सुधार होने लगे थे। फिर इसके बाद टाइमलाइंस पर अर्ली एडी आता है, जहाँ एसगार्ड में ओडिन को ये लगने लगता है कि जो उसने रियासतों पर अपना कब्जा किया है वो बहुत ही गलत ढंग से है, इसलिए वो अपने पुराने हिंसक रास्ते को छोड़कर शांतिपूर्ण रास्ता चुनता है। लेकिन अब तक हेला जो ओडिन का साथ दे रही थी वो खून की प्यासी हो जाती है और इसीलिए ओडिन को मजबूर होकर हेला के साथ उसके सभी सैनिकों को कैद करना पड़ता है। फिर इसके बाद आती है 400 एडी, जहाँ इंडिया के गुप्त वंश में सर्सी और इकेरिस साथ में शादी करते हैं। फिर इसके बाद 964 एडी में एसगार्ड में ओडिन का बेटा थॉर हुआ, जिसे वो अपना फर्स्ट सन बुलाता था, और जितना भी कुछ हेला के साथ ओडिन ने किया था वो पूरी तरह से छुपा दिया गया था। फिर इसके 1 साल बाद ही मतलब 965 एडी में फ्रॉस्ट जाइंट ने सभी 9 रियासतों पे हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ ये फ्रॉस्ट जाइंट योडनहेम रेल्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ ओडिन ने अपनी आर्मी के साथ इन सभी फ्रॉस्ट जाइंट को हराया और अपने साथ यहाँ से इनकी 2 चीजें ले गए, जिनमें से पहले थी कास्केट ऑफ एशियन विंटर और दूसरा था लोकी। यहाँ इस बैटल को हारने के बाद लोफी ने अपना बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया था, और ओडिन ने जब ये देखा कि इस बच्चे को ऐसे ही मरने को छोड़ दिया है तो वो इस बेबी लोकी को अपने साथ ले गए। धीरे धीरे लोकी एसगार्ड में बड़ा हुआ, साथ ही वो अपने बड़े भाई थॉर से भी जलने लगा। लोकी की चाहत यहीं से पनपने लगी थी और उसे लग रहा था कि वो ही एक सच्चा थ्रोन का हकदार है।
इसके बाद इसी यूनिवर्स पर 1000 एडी में क्री सामने आए, जो एक तरह के ब्लू ह्यूमनाइड स्पीसीज थे। ये सभी लोग हाला प्लेनेट से थे और इनका कल्चर एक तरह का सैन्यवादी था। मतलब यहाँ पर इनका कल्चर एक तरह से बेहतरीन सोल्जर को बनाना था ताकि वो स्क्रल को आसानी से हरा सके, जो पूरे यूनिवर्स में फैल चुके थे। और इसके बाद क्री और स्क्रल का ये जो महायुद्ध है वो हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है और इसी टाइम पर नोवा साम्राज्य भी इस युद्ध में शामिल हो गया। वहीं अर्थ पर वैन बू ने इसी समय पर 10 रिंग्स को भी खोज लिया था। 10 रिंग्स की मदद से उसने कई महान युद्धों को रोका और यहाँ रिंग्स की यह भी खासियत है कि वो उम्र नहीं बढ़ने देती, एक तरह का वो अमरता का वरदान ही समझो। फिलहाल यहाँ पर इन्हीं रिंग्स की वजह से 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर इसके बाद 1400 एडी में ओडिन ने टेसेरेट को अर्थ पर छुपा दिया था। इसके पीछे का कारण क्या है वो अभी तक अननोन है। ये जगह थी नॉर्वे, जिसको बाद में रेड स्कल ने खोज लिया था। इसके बाद 1521 एडी में इटर्नल्स ने अपना आखिरी मिशन पूरा किया, जो उन्हें लग रहा था कि वो उनका आखिरी है और उन्हें ये भी लगा कि उन्होंने आखिरी डिविएंट्स को मार दिया। यहाँ पर इटर्नल्स से भी देख रहे थे कि भले ही उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन मानवता के अंदर भी मॉन्स्टर पनपना शुरू हो गए हैं और इसलिए वो एक दूसरे की जान ले रहे हैं। यहाँ पर एक इटर्नल्स डूइंग्स अपनी पलक झपकते ही इन सब को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इनको ये इजाजत नहीं थी क्योंकि ह्यूमन को और भी इन्वॉल्व होना था और यही खतरे उनको और भी बेहतर बनाते। साथ ही थीना को पैनिक अटैक भी शुरू हो गए थे। यहाँ इसका सिर्फ एक ही इलाज था कि थीना की मेमोरी को पूरे ढंग से मिटा दिया जाए। थीना ये नहीं चाहती थी और ना ही बाकी के इटर्नल्स, इसलिए गिलगमेश ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और अगर थीना फ्यूचर में पागल हो जाती है तो गिलगमेश ने ये भी वादा किया कि वो उसको मार देगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद इन पैनिक अटैक्स का रीजन मिलने लगा इटर्नल्स को, जहाँ इनको ये पता चला कि इनके पिछले मिशन की मेमोरी इनके सामने आ रही है। यहाँ ये सारी मेमोरी थी डेथ और इमरजेंस की, जो उन्होंने अपने पिछले मिशन में किए थे। अब तक इनका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए एजेक ने यहाँ पे घोषणा की कि अब सभी लोग आजाद हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, इसलिए वो जा सकते हैं। तो भाई लोग, ये था MCU 616 की टाइमलाइन का पहला पार्ट। कॉमिक्स वर्स भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो के आधे पार्ट को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और जब कॉमिक्स वर्स के इसी टॉपिक पर वीडियो आई तो मैंने काम करना छोड़ दिया। फिलहाल मैंने इस वीडियो को कंप्लीट तो कर ही दिया है और आप बताओ, आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो या नहीं। फिलहाल जैसा बोलोगे वैसा होगा, तो प्लीज इसके बारे में नीचे जरूर बता के जाना ताकि मैं अगली वीडियो पर अच्छे से काम कर पाऊँ। और हाँ, एक चीज और, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ये काफी जरूरी हो